मित्रों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों क्या हफ्तों कहें, कुछ हफ्तों से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। इससे पहले मैं हिंदी का क्लास ले रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों की अभिरुचि हिंदी में कम होती जा रही है। तो मैंने अब ये फैसला किया है कि हिंदी व्याकरण की कक्षाओं को रोककर विज्ञान की कक्षाएं शुरू की जाए। इस क्रम में मैं आज रसायन शास्त्र की शुरुआत करने जा रहा हूं। अंग्रेजी में रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं, जो खेमिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है एक साथ डालना। मतलब कि कई सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को एक साथ डालना। इसे प्राचीन काल में केमिस्ट्री कहा जाता था। केमिस्ट्री शब्द जाहिर है कि यूरोप से उत्पन्न हुआ है। भारत में इसे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं। काफी सालों तक बहुत सारे लोग, जिनमें सुनार ज्यादा थे, तांबे से सोना बनाने का प्रयास करते रहे। विभिन्न तरह का प्रयोग करके, विभिन्न तरह के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके उनकी कोशिश रही कि तांबे से सोना बनाए, क्योंकि सोना ज्यादा महंगा है, काफी ज्यादा महंगा है तांबे के मुकाबले में। और इस क्रम में केमिस्ट्री का विकास हुआ। पहले यह माना जाता था कि दुनिया में जो भी है वो प्राकृतिक रूप से ही हो रहा है और प्राकृतिक रूप से ही होता रहेगा। उसमें इंसान हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हम रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, इस पर विचार करें। हम पाएंगे कि लावोजियर, जो फ्रांस के थे, उनको रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। 1743 में उनका जन्म हुआ और 1794 में उनकी हत्या कर दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। उन्हें इसलिए शासन प्रशासन ने मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, सोना, चांदी, लोहा आदि एलिमेंट्स हैं। इससे पहले इनको एलिमेंट्स नहीं माना जाता था। और दहन में इन्होंने ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की। इसे उस समय की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ माना गया और इनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई। हालांकि इनके मृत्यु के 1.5 साल बाद ही चर्च ने महसूस किया
कि उससे गलती हो गई है, लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तब तक तो बेचारे दुनिया से विदा हो चुके थे। अगर हम कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार तत्वों को देखें तो सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक ओहलर ने यूरिया को बनाया। यूरिया वो पहला यौगिक था जिसे कि प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया यूरिया हम खेत में डालते हैं, NH2 ट्वाइस CO, इसका फॉर्मूला होता है हालांकि तब तक स्थितियां बदल चुकी थी और चर्च यह स्वीकार कर चुका था कि लावोजियर के मामले में उससे गलती हुई है, तो ओहलर को कोई सजा नहीं दी गई। 1828 में ओहलर ने यूरिया की खोज। अगर हम तत्वों को देखें तो इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग शुरू किया और ताम्र पाषाण काल में ही चांदी और सोने का प्रयोग भी होने लगा था। बाद में लौह युग में लौह अयस्कों से लोहा निकाला गया और लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और गुप्त काल आते आते इतना शुद्ध लोहा निकाला जाने लगा, लोहे का परिष्करण इतनी शुद्धता से किया जाने लगा कि महरौली में लौह स्तंभ है दिल्ली में गुप्त काल का, वो आज भी दस्खत से उसमें जंग नहीं लगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या विशेषता है इसमें, क्या मिलाया हुआ है, इसमें जंग नहीं लग रहा, हजारों सालों से वो जस का तस खड़ा है। केमिस्ट्री को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनकी कक्षाओं में, परमाणु की कक्षाओं में, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, इन पर विचार करते हैं विस्तार पूर्वक। जो मौलिक केमिस्ट्री है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिर आता है कार्बनिक रसायन। कार्बन दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें अधिकतर कार्बन से संबंधित है, क्योंकि कार्बन परमाणु जब स्थायित्व तो प्राप्त करता है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जिसे कहेंगे, सहसंयोजक बॉन्ड, तीनों तरह के संयोजक बॉन्डों को बनाकर वो स्थायित्व प्राप्त करता है। जिसके चलते दुनिया में जितने भी यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उनमें
बहुत ज्यादा संख्या कार्बनिक यौगिकों की है। इसलिए उसे अलग कर दिया गया और कार्बनिक रसायन नाम से एक केमिस्ट्री का खंड विकसित हुआ। और तीसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के अलावा जो जितने भी तत्व हैं और जो यौगिकों का निर्माण करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है परमाणु संरचना की। मानव जब किसी भी पदार्थ, मान लो ईंट है, एक घड़ी ईंट से बनी हुई है, ईंट ही ले लीजिए। ईंट को हम पीसना शुरू करें तो हम पाएंगे कि बहुत बारीक कण हो जाता है और उनके मिलने से ईंट बनी हुई है। इसी तरह से जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, बहुत महीन कणों से बनी हुई है। तो उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि परमाणु सबसे मौलिक कण है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु भी कई सारे कणों के मिलने से बनते हैं। अगर हम परमाणु के इतिहास पर जाएं तो आज से लगभग 2600 साल पहले गुजरात के प्रभास पाटन में जहाँ पे सोमनाथ मंदिर है आज, वहां पर एक ब्राह्मण का जन्म हुआ जिनका नाम था कणाद। कणाद ने 2600 साल पहले, मतलब कि भगवान बुद्ध के समकालीन या उनसे भी कुछ पहले ही कहा कि दुनिया की सारी वस्तुएं परमाणुओं से बनी हुई हैं। अगर हम आधुनिक काल में देखें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन का मानना था कि परमाणु विभाजित नहीं किए जा सकते। उनका यह भी मानना था कि एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक समान होता है। हालांकि ये दोनों बातें बाद में गलत साबित हो गई, खरी नहीं उतरी। परमाणुओं का विभाजन होता है और परमाणु कम से कम 3 तरह के कणों से मिलकर बनते हैं। यह साबित हो गया बाद के काल में, और बाद के समय में यह भी साबित हो गया कि एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग भी हो सकता है। सबसे छोटा जो तत्व होता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का, हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक है। जब हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक है तो बाकी तत्वों के तो बहुत सारे समस्थानिक हैं, जिनके समस्थानिक ऐसे परमाणुओं को कहते हैं जिनके
जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलने से उनका द्रव्यमान बदल जाता है। तो डाल्टन की ये दोनों बातें गलत साबित होगी। हाइड्रोजन के ही 3 समस्थानिक होते हैं। (1898) में थॉमसन है, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। (1897) में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और 1898 में अपना परमाणु मॉडल दिया। इनका कहना था कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार फंसे रहते हैं कि अस्थायी स्थिर विद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जैसे तरबूज में बीज फंसे रहते हैं चारों तरफ, उसी तरह से इनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन भी फंसे रहते हैं। इन्होंने इस बात की खोज की कि परमाणु का नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। नाभिक जो है धनावेशित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। बाद के काल में रदरफोर्ड है, और रदरफोर्ड ने 1917 में प्रोटॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया अपना। (1911 में, और इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, खाली होता है। ये नाभिक हो गया, और एक कक्षाएं होंगी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का धनावेश का प्रभाव काफी अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और इन्होंने कहा कि जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से चक्कर काटता रहता है। रदरफोर्ड के बाद बोर का मॉडल आया 1913 में। बोर का मॉडल भी लगभग रदरफोर्ड के मॉडल के ही समान है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक साथ काम भी करते थे। रदरफोर्ड बोर्ड के सहायक थे, बोर्ड के सहायक थे, नील्स बोर। उसके बाद भी जब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की 1917 में, उसके बाद भी कंफ्यूजन रहा कि कुछ न कुछ
तो नाभिक में ऐसा और है जो छूट रहा है, जिसके चलते नाभिक का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है और न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम भी न्यूट्रॉन है। जेम्स चैडविक को 1935 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये जो कक्षाएं हैं इलेक्ट्रॉन की, इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। पहली कक्षा हो गई के, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन, फिर ओ, फिर पी, इस तरह से कक्षाओं का नामकरण किया गया है। पहली कक्षा जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो इसका फॉर्मूला है कि जितने नंबर की कक्षा हो उसका वर्ग निकाल दीजिए और उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 1 नंबर की कक्षा है, पहली कक्षा 1 स्क्वायर 1 इंटू 2, इसी प्रकार 2 स्क्वायर गुने 2, 3 स्क्वायर गुने 2, 4 स्क्वायर गुने 2। इस तरह से अधिकतम कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ये निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग एक ही द्रव्यमान के होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है। परमाणु संख्या जो हम निर्धारित करते हैं किसी भी तत्व की, नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। हालांकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफी भारी होता है। (1840 गुना ज्यादा भारी होता है, लेकिन दोनों पर आवेश समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित। न्यूट्रॉन पर यद्यपि कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का अपना महत्व है। जब यूरेनियम 235 की नाभिक पर हम प्रहार करते हैं न्यूट्रॉन से, उसका नाभिक विखंडित हो जाता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है।
और फिर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। काफी विनाशकारी होता है परमाणु बम। जितने भी तत्व अब तक खोजे गए हैं उनको सजाने के लिए, उनके गुण धर्म के आधार पे व्यवस्थित करने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण किया। पीरियोडिक टेबल। बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिश की कि सारे तत्वों को एक स्थान पे इस तरह से व्यवस्थित किया जाए जिससे उनका अध्ययन करने में आसानी हो। समान गुण धर्म के जो तत्व हों वो एक पंक्ति में उनको कर दिया जाए। तो इस दिशा में सबसे पहले जर्मनी के डोबेन राइनर ट्रैक से लेके आए, त्रिक नियम जिसे कहते हैं, लेकर आए 1817 में। उन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया जिसमें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। इस नियम को उन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया, ट्रिक का। हालांकि केवल 3 ही इस प्रकार का ट्रिक को ज्ञात कर सके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, जिसके कारण उनका नियम, ये जो आवर्त सारणी है, सर्वमान्य नहीं हो सकी। यहाँ आप पाएंगे कि ये जो नाम आप देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम तो सही है, Li है इसका सिंबल। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, इसी प्रकार से सोने को हम Au कहते हैं, चांदी को Ar। ये विचित्र नामकरण है, ये लैटिन शब्द है, लैटिन से इनका नामकरण किया गया। जैसे पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, तो के वहां से ले लिया गया है। इसी तरह से औरम, सोना, Au, चांदी, अर्जेंटम, Ar, ये सब लैटिन नामकरण है। इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, इसलिए इन्हीं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में भी इनका प्रयोग होगा। डोबेनियर के बाद न्यूलैंड अष्टक नियम लेकर आए 1864 में, जो संगीत की ध्वनि के समान नियम था। जिस तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत में सारे ग म प ध नी ये 7 सुर होते हैं, उसके बाद फिर से सा आ जाता है, उसी तरह से इनका कहना था कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अगर हम तत्वों को सजाए तो हर 8वें तत्व का गुण एक समान होता है। जैसे लिथियम का सोडियम से मिलता है,
लिथियम 3 सोडियम 11 परमाणु द्रव्यमान लिथियम का 6 और सोडियम का 23। इनका कहना था कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं तो हर 8वें तत्व का गुण एक समान होता है, लेकिन उनका ये नियम भी कैल्शियम तक ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। बाद में दिमित्री मेंडेलीव जो रशियन थे, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल बनाया, जो काफी हद तक इस समस्या को हल कर देता है, लेकिन उसमें भी कई कमियां थी। तो उसके बाद मौसले लेके आए, परमाणु संख्या के आधार पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं थी। अगली कक्षा में हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे विस्तार पूर्वक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रसायन शास्त्र की कक्षाओं में अभिरुचि दिखाएंगे, पर्याप्त अभिरुचि दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।